तरह की जासूसी करना चाहती है सरकार, और इसको इसीलिए स्नूपिंग ऐप भी कहा जा रहा है। कल से लेकर अब तक इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा था विपक्ष पर। ये कहा जा रहा था कि बैठे बिठाए विपक्ष जो है किसी भी बात को मुद्दा बनाना चाहता है, हार की खींच है और इसीलिए सरकार को वो घेर रहे हैं। हमने कल देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम मिनिस्टर जो है उन्होंने आके कहा कि नहीं, इस ऐप को आप डिलीट भी कर पाएंगे, इस ऐप को आप डिसेबल भी कर पाएंगे, आप चाहे तो इसे रखें और आप चाहें तो इसे ना रखें। लेकिन उसके बाद फिर इसका फैक्ट चेक कर दिया गया और बाकायदा तौर पर जो उसका क्लॉज है 7B और C, उसका हवाला देकर यह बताया गया कि क्यों फिर जो मोबाइल कंपनीज हैं, चाहे वो एंड्रॉइड हो या फिर एप्पल हो, उसको ये कहा गया है कि आप दरअसल प्री इंस्टॉल्ड करें इस ऐप को, संचार सारथी को, चाहे वो एंड्रॉइड हो या फिर एप्पल हो। उसने सीधे तौर पर मना कर दिया, बगावत कर दी कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। विपक्ष ने आवाज उठाई और इसके साथ साथ खुद बीजेपी के समर्थकों तक ने इसको लेकर आवाज उठाई और एक तरह का स्ट्रॉम आ गया सोशल मीडिया पर और लोग ये सवाल पूछने लगे कि हम लोकतंत्र बचे भी हैं या फिर नहीं। क्योंकि इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रशिया, सऊदी अरब और ईरान जैसे, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे जो कंट्रीज हैं, उन्होंने इस तरह की एप्स जो हैं वो लॉन्च की हैं और हम एक लोकतांत्रिक कंट्री हैं। तो सवाल पूछा जाने लगा कि क्या सिर्फ ये दिखावे का लोकतंत्र रह गया है। लगातार इसको लेकर संसद के अंदर, संसद के बाहर भी शोर शराबा हुआ और हंगामा हुआ और ये सरकार आखिरकार घुटनों पर आई, झुक गई और इसने अब ये कहने पर मजबूर हो गई कि ये जो ऐप है अब ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं होगी आपके और हमारे मोबाइल फोन्स में। यानी कि सरकार झुक गई है। सरकार जैसे किसान बिल जो है उस पर झुकी थी। इसके अलावा भी आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहे हैं जब खुलकर जनता ने और विपक्ष ने इन मुद्दों को उठाया तो सरकार को झुकना पड़ा है। ये है लोकतंत्र में जनता की ताकत, ये है लोकतंत्र में विपक्ष की ताकत, जिसको कल से लेकर अब तक एक तरह से इसको डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे। पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी थी। आज दोपहर होते होते तक इस पर घुटनों पर सरकार आ गई और उसे अपने फैसले को आखिरकार वापस लेना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा का रुख वो चेक कर रही थी कि लेट्स जस्ट चेक कि क्या इसको लेकर जनता क्या कहती है। और जब इस तरह का बैकलैश हुआ तो जाहिर सी बात है कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आप सबके मोबाइल में आज सुबह सुबह एक मैसेज भी आया होगा। वो मैसेज अलग अलग तरीके से सबके मोबाइल फोन में आ रहा है, जहां ये मैसेज में लिखा गया है कि आपका जो हैंडसेट है वो जेन्युइन है या फिर नहीं। इसको लेकर आपके पास मैसेज आया और नीचे लिंक दिया जा रहा है इस संचार सारथी ऐप का। तो आप सोचिए कि सरकार को ये जानने में क्यों इंटरेस्ट है कि आपका मोबाइल जेन्युइन है या फिर नहीं और इसका क्या मतलब हो सकता है। तो आप सोचिए कि कैसे हमारी आपकी जिंदगियों को पूरे तरीके से ये सरकार कंट्रोल करना चाहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने तमाम जो इंडिपेंडेंट संस्था हैं उनको और चुनाव आयोग को, सबको जैसे उसने कंट्रोल कर रखा है, अपनी कठपुतली बना रखा है और जैसे जिस तरह से वो चाहती है उसका इस्तेमाल करके उसे अपने हाथों से नचाती हुई वो नजर आती है। बिल्कुल उसी तरीके से वो करती हुई नजर आ रही है। दूसरा जो आज का बड़ा मुद्दा है, आपको पता ही है कि दिसंबर का महीना शुरू हो गया है। 6 दिसंबर 1992 शायद ही कोई भूल पाएगा, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 का वो दिन था जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था और उसके बाद से पूरे देश की जो सियासत है वो हमेशा के लिए बदल गई। आज 3 दिसंबर है, आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती है और आपको पता ही है कि कैसे अयोध्या के नाम पर, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर बीजेपी अपनी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो सियासत है उसको करती रही है, पालती पोसती रही है, परवान चढ़ाती रही है और अभी भी वही करती हुई नजर आ रही है। राजनाथ सिंह, जिन्हें अमूमन ये माना जाता है कि वो इस तरह के बयान नहीं देते हैं, वो आज गुजरात में थे और उन्होंने जिस तरह से हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है और तथ्यों से दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं होता, गलत तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान वर्धन करके ये जो ज्ञान है इतिहास का वो आप तक सब तक पहुंचाया जाता है सुबह शाम। बिल्कुल वैसी ही बात राजनाथ सिंह करते हुए नजर आए। राजनाथ सिंह का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो ये चाहते थे कि बाबरी मस्जिद जो टैक्स पेयर का पैसा है
उस पर बनाई जाए। और इसका तगड़ा विरोध जो है वो सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो सोमनाथ मंदिर है वो जब बनाया गया तो उसमें टैक्स पेयर का पैसा नहीं बल्कि लोगों ने जो दान दिया था पैसा, उस पर वो मंदिर जो है वो बनाया गया। और वो शायद ये बताना भूल गए कि जो बाबरी मस्जिद है वो 1528 ईस्वी में बनी थी और 1800 यानी कि 1889 में पैदा हुए थे जवाहरलाल नेहरू। तो आप सोचिए, जो मस्जिद पहले से बनी हुई है उसको दोबारा से आखिर क्यों बनवाना चाहेंगे जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी बात, जो ये बात कही जा रही है, आखिर इतिहास का कौन सा वो पन्ना है जिसको पलटा है राजनाथ सिंह ने, और वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको वो तो सुनवाऊंगी कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, लेकिन जब पार्लियामेंट के बाहर इस बात को लेकर उनसे जब सवाल पूछा गया तो देखिए कैसे वो बगलें झांकते हुए नजर आए, क्योंकि इसको लेकर भी विपक्ष से लेकर और इतिहासकार जो हैं उन सब ने मोर्चा खोल दिया है और सब इसकी ना सिर्फ निंदा कर रहे हैं बल्कि मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि राजनाथ सिंह से, जो कि रक्षा मंत्री हैं देश के, उनसे तो ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया गया था। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। आपके बयान पर बड़ा विवाद घेर रहा है, जाहिर कर रहा है कि ऐसा नहीं था, फैक्ट चाहिए, किस आधार पे ये बयान दिया गया। सर वो आपने जो बयान दिया था बाबरी मस्जिद वाला, उस पर विपक्ष कह रहा है कोई आधार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। तो आपने देख लिया कि अगर वाकई में उनके पास तथ्य होते तो उसको कोट करते हुए नजर आते कि देखिए ये बात है, मैंने यहां पढ़ी है, इस इतिहास के पन्ने मैंने पलटे थे, इस किताब को या इस जगह पर मैंने पढ़ा था, ये तथ्य हैं, ये क्या किस कौन सी जगह पर ये पेपर जो है रखे हुए, सब की बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि दिसंबर का महीना है, आने वाले वक्त में चुनाव भी है, बंगाल का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किए बगैर बीजेपी किसी भी तरह की सियासत नहीं कर सकती है, तो जाहिर सी बात है वो ये सब कुछ करते हुए ही नजर आएंगे। और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर पूरी तरीके से सरकार जो है वो घिरी हुई है। वो सरकार जो लगातार अब ये कहती हुई नजर आ रही थी कि हम एसआईआर को लेकर किसी भी तरीके से कोई चर्चा नहीं होने देंगे। और अब आप ये देखिए कि आखिरकार उसे झुकना पड़ा है विपक्ष के आगे और 9 तारीख को एसआईआर पर चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर। हालांकि नाम बदलने की माहिर जो सरकार है, मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी और तमाम लोग, उन्होंने उसका नाम भी चुनाव सुधार दे दिया है, यानी कि एसआईआर अपनी जबान से नहीं निकालेंगे, एसआईआर पर बहस होगी लेकिन चुनाव सुधार का नाम इसको दे दिया गया है। तो आप समझिए कि कैसे पूरी तरीके से बैकफुट पर है ये सरकार, और दिखाया ये जा रहा है कि विपक्ष जो है वो हताशा निराशा से पूरी तरीके से ग्रस्त है, क्योंकि अभी वो बिहार का चुनाव हारे हैं। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का आगाज किया जाए। मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी को आप देख सकते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। ओंकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और जाना माना चेहरा उत्कर्ष सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। उत्कर्ष जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत ओंकारेश्वर जी मैं आपसे करूं, फिर मैं उत्कर्ष जी आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले बात संचार सारथी ऐप की कर लेते हैं। ओंकारेश्वर जी, आपको याद होगा कि आपसे शायद मेरी चर्चा हो रही थी, तब हम इसकी बात कर रहे थे, और अब आप ये देखिए कि आज का दिन है, जिस चीज को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे उस पर घुटनों पर आ गए हैं। यानी कि सरकार झुकती है अगर जनता वाकई में उठकर खड़ी हो जाए और अपना विरोध उस तरह से जताए। बैकलैश मिला सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से, और विपक्ष ने भी जिस तरह से इसको उठाया, तो आखिरकार घुटनों पे आना पड़ा सरकार को। और अब कह रहे हैं कि प्री इंस्टॉल नहीं होगा, यानी कि ये क्या हम ये माने कि ये अभी के लिए है या इट इज गोइंग टू बी परमानेंट? सरकार को आइडिया कौन दे रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तरह तरह के ऐसे आइडियाज दे रहे हैं लोग जिससे जनता में रोज नाराजगी बढ़ जाए, खूब नाराजगी बढ़ जाए, और उससे सरकार को कोई फायदा हो ऐसा नजर नहीं आता मुझे। आपने पहले तो आरटीआई में से पब्लिक इंटरेस्ट हटा दिया, कौन सी बात छुपाना चाहते हैं और किस ब्यूरोक्रेट की बात छुपाना चाहते हैं कि आपने आरटीआई में से वो हटा दिया। आप फिर कहते हो कि ये जो रिटायर्ड लोग हैं वो सोशल मीडिया पे ना बोलें, पता नहीं आपकी कौन सी ऐसी बात बोल देंगे। आपने उसके लिए जो है एक गुड सिटीजन वाला एक्ट लागू कर दिया।
अब ये संचार साथी आप ऐप लागू कर रहे हैं, ये आप ही को बैकफायर करेगा। मैं बता रहा हूं, आज की दुनिया में जो मेजर टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, चाहे इंस्टा हो, या जितने भी ऐसे हो, या व्हाट्सएप हो, या और भी जितनी चीजें हैं, वो सरकार ने तो हाल में ही अपना अपना ईमेल जो है वो एनआईसी से हटा के जोहो मेल पे कर लिया। कहे भाई, आपको अपने एनआईसी पे भरोसा नहीं है कि वो सुरक्षित रहेगा, तो जोहो मेल पे आपने क्यों किया? और जोहो मेल पे आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा है क्योंकि वो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट आपके साथ होगा, और कल को वो अगर कुछ और कर ले तो संचार साथी को, मान लीजिए संचार साथी को आज के किसी एआई एक्सपर्ट ने हैक कर लिया, और उसमें डाटा करोड़ों लोगों का, भारतीयों का तो होगा भी, सारे सांसदों और मंत्रियों जी का भी होगा, और वो हैक करके किसी ने लीक कर दिया किसी एप्स्टीन फाइल की तरह, तब क्या होगा? सरकार बिना सोचे समझे ये जो है ना, ये संचार साथी नहीं सरकार साथी बनाना चाहती है। अच्छा, उससे आपको लाभ क्या हो जाएगा? वैसे भी आप जिसकी रिकॉर्डिंग कराना चाहते हो करा ही लेते हैं, सारे तंत्र आपके पास मौजूद हैं। लेकिन ये जनतंत्र में जनता को इस तरह से दुखी करने वाले तमाम चीजें लाके आप सुखी कहां हो जाएंगे? कहां से सुखी होंगे? ये दिस इज वेरी बैड आइडिया जिसने भी सरकार को दिया है। वो बैकफुट पे आने की बात सरकार की नहीं है। सरकार के साथ ये है कि वो क्या लोग के लिए, जनता के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई वो कदम उठा रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी निजता का उल्लंघन हो जाएगा अगर हमारा कोई सर्टिफिकेट मांग ले, कोई डिग्री मांग ले, कोई, वो हाईकोर्ट में यही कहकर नहीं दिखाया था ना। तो इसमें निजता का हनन नहीं होगा जब जब करोड़ों लोग अपने बेडरूम की बातें करेंगे, तो ये प्राइवेट चैट्स होते क्या है? और इसको डाटा सिक्योरिटी एक्ट में आपने खुद निजता का वो दिया है कि नहीं, डाटा के तहत निजता का जो है वो मान रखा जाएगा। तो ये बड़ी घालमेल वाली चीजें हैं, ये कहीं कोई टिक नहीं पाएगा। इस तरह की स्नूपिंग से देश को बचाना चाहिए। जो दुनिया भर के एप्स स्नूपिंग कर रहे हैं, सभी एप्स तो डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, सभी एप्स तो कैमरा ऑन करा लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करा लेते हैं, वो सब पढ़ रहे हैं। सरकार को उस पे पहले ऑडिटिंग करनी चाहिए कि कौन कौन से ऐप जो है उसके, भाई चाइनीज ऐप को आपने क्यों बंद किया था? इसीलिए ना कि वो हमारे डाटा को ले रहा है। तो आज जो मौजूद गूगल प्ले स्टोर पे और तमाम पे जो वो मौजूद हैं, व्हाट्सएप उस पे जो ऐप पे, उसमें कितने सारे ऐसे ऐप हैं जो अपने आप स्नूपिंग करते हैं और डाटा चुरा लेते हैं किसी न किसी बहाने। आपको तो देश की जनता के डाटा को की सुरक्षा के लिए तंत्र बनाना चाहिए, उसको देखना चाहिए। आप उसमें झांक के क्या करेंगे? झांकने से मिलेगा क्या? कुछ किसी के बेडरूम में, किसी के बाथरूम में कोई कपड़े पहने हुआ मिलेगा? तो करोड़ों लोग, गजब हाल है भाई। और आतंकवादी पकड़ेंगे तो इस तरह से पकड़ेंगे, या सुरक्षा के लिए इस तरह से पकड़ेंगे? उसके पास कौन सा तंत्र आपके पास नहीं है? ये बेकार की बातें हैं। ये जनता में अनपॉपुलर करने वाली, पहले से ही बहुत सारे सवाल जनता पूछ रही है। ऐसी ही एक जी गलती नेपाल में हुई। नेपाल में जो सवाल उठा था ना, उसमें भी कुछ इसी तरह के डाटा वाटा आपकी आवाज सवाल था। आवाज बंद हो गई है। आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं शायद ओंकारेश्वर जी, आपकी आवाज बंद हो गई है। जी जी तो डाटा वाटा को लेके और कुछ जो है वो करने की बातें हुई थी, ये सब, मुझे नहीं लगता कि ये कोई सोची समझी, कोई डिस्कस की हुई कोई ऐसी चीज है जिसको आप विश्वास के साथ, जनता को आपसे उम्मीद होती है कि कुछ आप ला के देंगे, पर आप ला के देने की बजाय हर हर दिन कोई ना कोई एक नया ताला ले आते हैं खरीद के। ये इतना हम्म सारा अलीगढ़ का ताला खरीद खरीद के सब आपने क्यों रख रखा है, समझ नहीं आता है। कितना ताला जी बिल्कुल। लगाएंगे? मैं आपके पास लौट रही हूँ क्योंकि मेरे पास और महत्वपूर्ण सवाल हैं ओंकारेश्वर जी आपके लिए, और मैं आऊंगी राजनाथ सिंह के बयान को लेकर भी कि आखिर राजनाथ सिंह को ये जरूरत क्यों पड़ी कि वो इस तरह से गलत तथ्यों और गलत इतिहास को वो भी इतने महत्वपूर्ण दिन पर इस तरह से कोट करें। लेकिन पहली प्रतिक्रिया उत्कर्ष जी आपकी भी मैं लेना चाहूंगी इस संचार सारथी ऐप को लेकर, जो सरकार का यू टर्न है
उस यू टर्न को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लोगों के जहन में ये आने लगा है कि भाई ये सरकार जो चाहे, जैसे चाहे, जिस भी तरह से चाहे वो कर लेगी। खासतौर पर जब से एसआईआर लागू किया गया है, जब से एक के बाद एक वो चुनावी धांधली करके इलेक्शन जिस तरह से जीत रहे हैं, किसी के अगर ईडी, सीबीआई, आईटी को भेज दिया जाता है, किसी को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, तो लोगों को लगता है कि ये सरकार तो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। लेकिन किसान आंदोलन से लेकर और अब ये जो चीजें हम ये देख रहे हैं, ये तो साफ तौर पर है कि अगर जनता सवाल उठाती है और उनको लगता है कि इतना बड़े पैमाने पर बैकलैश हो रहा है, तो वो अपने फैसलों से फिर हटती भी है। ये कहा जा सकता है कम से कम जो आज ये फैसला वापस लिया है कि प्री इंस्टॉल नहीं होगा। अनम्यूट कर लें जी, उत्कर्ष जी अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि बैकफुट पे है सरकार और सरेंडर एक तरीके से किया है उसने। लेकिन है क्या कि आप देखिए, आज से नहीं, नोटबंदी के वक्त से देखिए, एक जो मनमाना करने का रवैया है इस सरकार का। जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन हुआ, कोई रूल फॉलो नहीं हुए, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। मतलब भारत का प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए कहे कि मैं अब आधे घंटे बाद ये सब वो हो जाएगा, तो रिजर्व बैंक का गवर्नर क्या कर रहा है, वो प्रोसीजर क्या रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं था, आई एम सरप्राइज्ड। तो मनोबल बढ़ गया। और उसके बाद बैक टू बैक ये अभी ओंकारेश्वर जी जिक्र कर रहे थे जिन एक्ट्स का, जिन बिल का, उसको कैसे कैसे उसको भोथरा किया, कैसे मनमाने तरीके से उसको खत्म किया। तो और दूसरे हर सवाल का एक जवाब है कि सरकार से जनता अगर नाराज होती तो चुनाव कैसे जीतते। अब चुनाव जीतना और पब्लिक वेलफेयर बात करना, ये दो बिल्कुल जुदा मसला है, जो अब वो सवाल नहीं है। देखिए, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, घूमते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, गांवों में घूमते हैं, हमें जो फील मिलता है और जो रिजल्ट मिलता है, हम खुद ही चकित रह जाते हैं। तो अब एक बात ऐसी हो गई। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जिस तरह से किसान आंदोलन का जिक्र आप कर रही हैं और उसके बाद आज ये बिल्कुल मकसद, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मकसद इसका क्या था। मकसद वही था जो हम सब समझ रहे हैं, जिसका जिक्र हो रहा है। लेकिन इन्होंने पहले क्या प्ली लिया? पहले लिया कि साहब साइबर फ्रॉड और ये और वो और इन सारी चीजों से बचाएंगे और ऐसे करेंगे। उसके बाद इन्होंने जो आज मैसेज आया है मोबाइल फोन में, वो फोन की जेन्युइनिटी चेक करने के लिए। वे जेन्युइनिटी क्या है? अगर मैं किसी स्टोर से खरीद रहा हूं, वहां से मुझे गारंटी मिल रही है, गारंटी कार्ड मिल रहा है और वारंटी उसकी मिल रही है, हम सिम ले रहे हैं, उसका ईएमआई नंबर है, जब चाहिए आप जहां चाहिए। आप ही क्यों गूगल हमें ट्रैक करता रहता है भाई, महीने बाद वो बता देता है कि आप किस दिन कहां गए थे, अगर आपका लोकेशन आने तो। डेटा चोरी, डेटा मार्केटिंग एक अलग कहानी है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप का उदाहरण। आरोग्य सेतु ऐप तरह से आया था, जिस तरह से उसको कंपलसरी किया गया, बिना उसके ना जहाज में चढ़ सकते, ना सफर में जा सकते, ना ट्रेन में जा सकते हैं, कोई कहीं आपका पकड़ के चेक कर सकता है कि उस पे आप हैं कि नहीं है। निकला क्या? सरकार से पूछा गया बाद में कि आरोग्य सेतु ऐप के डेटा कहां? बोले वो तो हमारा ऐप नहीं था, डिसओन कर गए। अब वो डेटा हमारा कहां है, इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही। प्रमोट सरकार कर रही थी, मैंडेटरी सरकार ने किया, और अब नहीं बताने के लिए तैयार है। ये जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एनआईसी से हटा के जोहो पे जाना, ये मैं कहता हूं कि थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है। हमारे जितने कॉन्फिडेंशियल सरकार के मेल हैं, चाहे वो किसी मिनिस्ट्री का हो, इंटरनल जो कम्युनिकेशन होता है, ये किसी थर्ड पार्टी के हाथ में किस गारंटी पे दे रहे हैं भाई आप? और हमसे कह रहे हैं कि मोबाइल फोन आपका जेन्युइन है कि नहीं। कौन ये तय करेगा भाई? भारत सरकार की एनआईसी एक बड़ी संस्था है, आप उसको और स्ट्रांग करिए ना, आप उसको निकाल के वहां का धंधा उठा के आप भेजे। तो असल में मुझे ये सारी चीजें जब होती है ना, तो मुझे वो याद आता है
जब मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ली थी उन्होंने कहा था कि मैं गुजराती हूं, मेरे खून में व्यापार है। तो क्या पता कि ये ऐप डेवलपर कंपनी हो, उससे कुछ मामला बना हो, बोले कि इतने लाख तो तुम्हारे हम ऐसे इंस्टॉल करा देंगे। बाकी स्पाइन, अब ये जो मैं तो कह रहा हूं सबको डरना चाहिए, इवन मजाक मजाक में भी डरना चाहिए। जो मैसेज आया है अगर इसको क्लिक कर लिया, क्योंकि हमने देखा जी। कि एक क्लिक और उत्कर्ष जी, आपका ये भी हमें देखना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने वो मैसेज पढ़ लिया और आपने उसे क्लिक नहीं किया। मेरे पास आए या ओंकारेश्वर जी के पास आए या हम जैसे लोगों के पास आए, तो शायद हम पहले पूरी चीजों को देखेंगे और उसके बाद किसी पे क्लिक करेंगे। और खासतौर पर जब से फ्रॉड्स होने लगे हैं, तो हम एक अलर्ट, हमारा एक माइंड रहता है कि किस चीज को, कोई कॉल उठाने से पहले भी अननोन हम सोचते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि वो लोग जिनके अगर मोबाइल में मान लीजिए प्री इंस्टॉल्ड अगर वो ऐप आ रही है, उन्हें पता ही नहीं है, जैसे और बहुत नहीं, सारी आती है वो भी होंगी, उनको वो क्लिक कर लेंगे और उनका तमाम डेटा जो है वो सरकार के पास चला जाएगा। सरकार जो मोबाइल चाहेगी उनके फोन में बेहतर मोबाइल करेगी। कंपनियों, तो बुशरा जी, ये तो उन लोगों की बात है जो जो लोग अवेयर हैं। नहीं नहीं, मैं बताऊं, मोबाइल जब हम खरीदते हैं तो बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड है। मोबाइल कंपनियों का एक बड़ा बिजनेस है ये। वो जी। उन एप्स के से बल्क डील करते हैं और वो प्री इंस्टॉल्ड देते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो जिनको बाद में बैन किया गया या जो बाद में वो निकले। तो ये चीजें आप प्री इंस्टॉल करके, एक्चुअली क्या है कि ये जितना भी डेटा हैकिंग है, कोई इससे बचा नहीं। जब पेंटागन की के डेटा हैक हो जा रहे हैं, जब हमारे यहाँ के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के डेटा हैक होते हैं आए दिन, हमने देखा था LIC का डेटा, SBI का डेटा कितना सब ग्रे मार्केट में मौजूद है बिकने के लिए। इवन इवन आधार डेटा। तो अब आप चीजें ऐसे कर रहे हैं और जब मन करेगा आप किसी चीज को डिसोन कर देंगे। आधार अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अब संचार सेतु ऐप लेके चले आए। ये जो मनमानापन है, ये जो कॉन्फिडेंस है मनमानापन करने का, ये खतरनाक। और वक्त देश की जनता इसको इस तरीके से दबाव डाल के ये आपने जो लास्ट बात कही है, ये आई कंप्लीटली अग्री विद दिस कि ये जो एक मनमाना रवैया है कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे और जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि वो करते आ रहे हैं और उन्हें कामयाबी हासिल हो रही है। वो तमाम विरोध, तमाम तरह के क्वेश्चंस जो है उठने के बाद भी आप देखें कि SIR लगातार चल रहा है। 65 लाख लोग आप हटा दें, 19 लाख आप जोड़ दें, BLOs की जान जा रही है, एक के बाद एक तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है, हर कोई इसको लेकर सवाल उठा रहा है। SIR का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अब ये हम कहें कि नहीं ये तो चुनाव आयोग कर रहा है, तो सवाल ये है कि फिर इसको सबसे ज्यादा डिफेंड बीजेपी करती हुई क्यों नजर आ रही है। सिर्फ एक ही पार्टी है बीजेपी जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब तो सवाल उठा ही रहे हैं। इस पर मैं आऊंगी और आपके पास भी मैं लौटूंगी, लेकिन ओंकारेश्वर जी, राजनाथ सिंह को ये बयान देने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आखिर वो इस तरह की बातें करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? और वही नेहरू की बात, वही सरदार पटेल की बात, क्या इसके जरिए भी वो वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही तो कर रहे हैं? और क्या करना चाहते हैं वो? इसके अलावा तो कोई और ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या में एक भी पैसा जो है वो सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा है, वो भी जनता ने दिया हुआ ये डोनेशन जो मिली है उससे अयोध्या का टेम्पल जो बना है। तो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जनता ने दिया पैसा, तो सरकार अपनी किस बात पर पीठ थपथपा रही है अगर हिंदुत्ववादियों को ही खुश करना है राम मंदिर के नाम पर? दोनों ही चीजें, एक इतिहास जिस तरह से वो बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे टैक्स पेयर के पैसे पर और सरदार पटेल ने विरोध किया, और दूसरी ये बात कि सोमनाथ से लेकर अयोध्या जो है वो तो जनता के पैसे से बना है। अनम्यूट कर लें जी। पहले मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को बुद्धिजीवियों से बैर है, अब मुझे लगता है बुद्धि से भी बैर है, क्योंकि बुद्धि वाली चीज कोई बात हो नहीं पा रही है और वो सिर्फ अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। वो रोज पटेल को याद दिलाते हैं कि पटेल को पढ़िए कि उन्होंने RSS को क्यों बैन किया था। पटेल के ये स्टेटमेंट तो मिलेंगे नहीं, या नेहरू के कि कौन सा पैसा कहां कब सरकार दे रही थी 75-76 साल पहले,
और जब बाबरी मस्जिद आई थी तो नेहरू उस समय पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, उस समय तो बन गई थी। पता नहीं गजब गजब बातें कर रहे हैं ये लोग, कुछ समझ में आ भी रहा है कि कह क्या रहे हैं। आरएसएस को निशाना बनाना है तो सीधा निशाना बनाइए, और पटेल के बहाने बार बार पटेल को याद दिलाते हैं तो देश को याद आ जाता है कि बैन किसने किया था और क्या कहा था उन्होंने। ये कोई आइडिया नहीं है। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का पैसा ऐसे ऐसे बना तो देश में ट्रांसपेरेंसी ले आइए, सारा खाता लिस्ट जो है वो छाप दीजिए वेबसाइट पे कि इन लोगों ने इतना इतना चंदा दिया है। जो भी 1,000 रुपए से ज्यादा हो, 10,000 रुपए से ज्यादा हो, एक सीमा तय कर लीजिए कि 1 लाख से ज्यादा का चंदा जिसने दिया उसको हम छाप देंगे। तो दिक्कत क्या है? सरकार ने दिया है कि आपने दिया है, दिया तो जलाते हैं आप ना, बहुत सारी जगह प्रकाशोत्सव भी मनाते हैं, 90 लाख दिया भी जलाते हैं, बहुत सारे उसमें पैसा सरकार का होता है कि जनता का होता है कि सीएसआर का होता है, वो सब क्लियर कर दीजिए कि ये सीएसआर फंड है, ये जनता का फंड है, ये हमारा फंड है। बड़ा बहुत बढ़िया होगा, देश आप ही का है। तो ये सब भटकाओ लटकाओ झटकाओ, इधर जो मीडिया को नया नया टॉपिक देते हैं और मीडिया के हमारे साथी लिखते पढ़ते नहीं हैं, उसलिए उनको उस दिन की बाइट मिल जाती है, उस दिन का सवाल मिल जाता है। हाँ, इन्होंने ये कहा था, बताइए जी ये क्या है। इस पे उनसे पूछ लीजिए ना भाई, नौकरियों का क्या हुआ? जो 1.5-2 करोड़ नौकरी आप दे रहे थे उसका क्या हुआ? 15 लाख ला रहे थे उसका क्या हुआ? और जो ये वोट चोरी के लिए आरोप जितने लगाए हैं राहुल गांधी ने, जो एटम बम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हरियाणा फाइल्स रखी, उस पर क्या सवाल है? और आप चुनाव आयोग पे जो डिस्कशन जो एसआईआर पे करने वाले हैं, बड़ा अच्छा है कि उस पे डिस्कशन जो है वो एसआईआर पे न के चुनाव सुधार पे, चुनाव आयोग के सुधार पे चर्चा होनी चाहिए। भाई चुनाव आयोग की चाबी आपने क्यों ली? सबसे पहले ये बताइए, आपको आवश्यकता क्या है? कल राहुल गांधी उसी चाबी पे बैठे होंगे और आपका सारा ताला बंद कर देंगे तो वो ठीक रहेगा? या कोई थर्ड पार्टी बैठेगा, मान लीजिए कोई सनातन काल तक तो नहीं रहता ना, अनंत काल तक। भाई नेहरू थे तो इंदिरा भी थी और अटल भी थे, मनमोहन भी थे, सब आए और सब चले गए, सबका एक और दौर होता है। तो आप जिस तख्त पे बैठे हैं उस पे तो कोई और भी बैठा था पहले, आगे भी कोई और बैठेगा। ये इस तरह के काम जो है ये सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग, अपने को खुद ही घायल करने वाले मेजर्स जो हैं वो हैं। ऐसी कौन सी बात छुपानी है, ऐसा कौन सा प्रोटेक्शन देना है कि चुनाव आयोग को आपने अदालतों से भी इम्यूनिटी दिला दी? ऐसी क्या बात है? ऐसा क्या है उनके पास? एसआईआर पे जो सवाल बिहार में उठे हैं उसका जवाब तो अभी आ नहीं रहा। मैं तो खुद देख चुका हूं कि मेरा नाम 3-3 जगह है। कैसे है भाई? आजम खान को आपने 2 पैन कार्ड रखने के कारण जो है 7 साल की सजा सुना दी, उनको भेज दिया। एपिक कार्ड के 2 नंबर तो हजारों लोगों के पास हैं और वो रिलीज किया है उन्होंने, राहुल गांधी ने रिलीज किया, उन्होंने रिलीज किया एच फाइल्स में और तमाम जगह पे। तो कोई ब्राजीलियन भी आके और हमारे चुनाव में शामिल हो जाती है। तो ये क्या है? जी ये सब नई नई बातें और डिटेंशन सेंटर बनाने की बातें भी हो रही हैं। बड़ा अच्छा है भाई। अब पहले तो ऐसे ही घूम रहे थे, अब उनके लिए सरकारी पैसा भी आप खर्च करना चाहते हैं। डिटेंशन सेंटर में खाना भी खिलाएंगे आप उनको। और क्या ये डिटेंशन सेंटर वर्ल्ड बैंक, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के आदेश पे बन रहा है, या आप अपने अपने से ये नई शुरुआत उनको एक वो देने के, शेल्टर देने के लिए कह रहे हैं? डिटेंशन का क्या मतलब होता है? रेलवे स्टेशन पे लोग वेट करते हैं और चले जाते हैं, डिटेंशन सेंटर में तो वेट भी करते रह जाएंगे। असम के एनआरसी के डिटेंशन सेंटर से कितने लोगों को बांग्लादेश भेजा गया? मतलब सरकार के एक्सचेकर पे हमारे टैक्स से अब आप रोहिंग्याओं को खिलाएंगे भी, आप बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ के या उनको पकड़ पकड़ के, गरीबों को किसी को भी कहेंगे कि तुम डिटेंशन सेंटर में रखो, तुम्हारा खाना पीना हम फ्री देंगे। ये क्या है? ये जी क्या क्या विषय है? क्या किस विषय पे बात कर रहे हैं आप? हम्म चुनाव सुधार जरूरी है क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है। भाई हम अपना बैंक संभालते हैं ना, हम अपने पेटीएम को संभालते हैं ना, हमें मालूम है कितना पैसा निकालते हैं, कितना डालते हैं। अब बैंक को चिंता नहीं करनी होती है ना, हमें उस जरूरत पड़ती है तो हम उसकी रिपोर्ट भी निकाल लेते हैं।
आधार कार्ड के उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए भी अगर कोई गलती थी तो आपने देश को छोड़ दिया ना, कि भैया ऑनलाइन जाइए, सुधार लीजिए, पर्टिकुलर अपना सर्टिफिकेट लगाइए और उसमें हो जाएगा। तो ये जो है, ये मेरा अधिकार है, ये वोटर कार्ड जो है ये जनता को छोड़ दीजिए। हम ऑनलाइन अपने आप जाके अपने वोटर लिस्ट में देखेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई गलती कर सकता है तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रख दीजिए, कि अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट गलत पाए गए तो तुम्हें 7 साल की सजा होगी, 10 लाख जुर्माना होगा, जो भी कड़ी सजा हो। आज आधार कार्ड में कोई गलत कर ले, आज तो आप खुद ही कह रहे हैं कि ये 1 करोड़ आधार ज्यादा इशू हुए। कैसे इशू हुए भाई? किसने कैसे पूछ के आप इशू किया? और जिस इशू किया, जिन लोगों ने, उन पे आज तक आपने क्या कार्रवाई की? कितने वेंडर्स के आपने लाइसेंस कैंसिल किए जिसने गलत आधार इशू किए? तो कुछ करते तो आप हैं नहीं। तरह तरह का आइडियाज, और फिर कभी औरंगजेब का कब्र खोद लेंगे, तो कभी बाबरी मस्जिद में वो ढूंढेंगे कि इसमें किसने पैसे दान दिए थे या नहीं दिए थे। अगर आपको पसंद हो तो आप राम मंदिर में भी दीजिए, उसमें भी बाबरी में भी दीजिए, और जो सिखों का चर्च का उन सब में दीजिए, या स्टेट को इससे अलग कर दीजिए, कह दीजिए कि स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, या शामिल हो जाइए। कहीं तो आप खड़े रहेंगे ना। ये जनता अब गूगल की दुनिया में है, या तो गूगल को शट डाउन कर दीजिए, और नहीं तो वो 2 सेकंड में पढ़ लेते हैं, अपना ज्ञान ले लेते हैं, और फिर जो है माने ये लगता है कि आपको बुद्धिजीवियों से बैर है कि बुद्धि से बैर है, यही नहीं समझ में आ रहा है जी। बिल्कुल। और ये भी बड़ा हास्यास्पद ही है उत्कर्ष जी, कि एक तरफ आप बात कर रहे हैं, ये बात करके आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ही बात कर रहे हैं, और कौन सी सियासत कर रहे हैं कि आप ये बता रहे हैं कि देखिए कैसे जो जवाहरलाल नेहरू थे वो तो मस्जिद बनवाना चाहते थे और उसका विरोध किया सरदार पटेल ने, और सरदार पटेल जो सोमनाथ मंदिर बना, तो आप ये बता रहे हैं कि वो पैसा जो है वो कहीं से भी टैक्स पेयर का पैसा नहीं था, वो मतलब सरकारी पैसा नहीं था, वो आप ये बता रहे हैं। और दूसरी तरफ आप उन्हीं जो बात कर रहे हैं, तो आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की भी आप बात कर रहे हैं। तो ये कैसा दोगला चेहरा है आपका? दूसरी बात, ये इतिहास जो लगातार गलत तरीके से कोट करने की एक तरह से आदत पड़ गई है, वही एक तरह से इसमें भी एक तरह की मनमानी लगती है कि हमारी जब मर्जी आएगी, हम जैसे चाहेंगे उठकर जो चाहेंगे कह देंगे, व्हाट्सएप पर सब जगह पहुंच जाएगा, हमारा मकसद हल हो जाएगा, और फिर उसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन भी इसका नहीं दिया जाता है। तो ये सवाल तो ये उठ ही रहा है कि आखिर इस देश में जहां बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, जहां पर लोग जो हैं वो 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो राशन पर हैं, ये सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर बांटकर सियासत करके यही करना चाहती है। वो अभी दिसंबर है तो आप बाबरी का मुद्दा लेकर आगे, क्योंकि आने वाले वक्त में बंगाल में भी इलेक्शन है और ज्यादा ज्यादा आप लगातार इसको जलाते रहना चाहते हैं ताकि आपको उसका फायदा मिले। अच्छा बशरा जी, ये बताइए कि सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा इनका कोई दूसरा एजेंडा आज नहीं, सिंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरएसएस, दूसरा कोई है? बिल्कुल तो सही बात है। इस बारे में मैं बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं हूं कि ये इस चीज को छोड़ेंगे, ये उस लाइन पे रहेंगे, रह के रहेंगे। दूसरी बात, इन्होंने देश के मिजाज को बहुत अच्छे से समझा है, और तीसरी बात कि जो एक खाया पिया उच्च मध्य वर्ग है उसको बहुत अच्छे से समझा है। इतिहास के बारे में गलत बयानियां करना ये लगातार करते हैं, और इनको मालूम है कि जो लोग भी पढ़ते हैं या समझते हैं वो लोग इस चीज को नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीविजन चैनल से अपना ज्ञान ले रहे हैं, उनमें से एक हिस्सा तो मान लेगा। ये एक वायरस है, ये आप इसको समझिए, ये जो इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन जो है, दिस इज अ वायरस जो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं घर बना लेता है। क्योंकि किसको गरज है, हर आदमी बहुत व्यस्त है। आप बात करिए तो लोग कहेंगे नहीं नहीं मैं तो बहुत यार दिन भर टाइम नहीं मिलता, तुम जरा ढूंढ के बता दो कि ये कहां नहीं था। अब बर्डन ऑफ ट्रूथ फिर हमारे पे है ना। तो दिस इज स्ट्रेटजी। बहुत सारे
इस तरह के जैसे कम्युनिकेशन, हम सब लोग समाज में रहते हैं, हम सब लोग अपनी अपने दोस्तों की दुनिया है, अपने रिश्तेदारों की दुनिया है। आप बात करके कभी देखिए, आपको ऐसी चीज आएगी जब आप कहिएगा अरे यार ये कहीं नहीं है, तो बोले अच्छा तुम ही कहोगे तो नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हो। ये एक 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 स्थिति पैदा हुई है। इस स्थिति को पैदा करने के लिए पूरा तंत्र काम करता है। आरएसएस पहले ये काम जमीन पे करता था। टेक्नोलॉजी आने के बाद 1000x टाइम बेहतर, और अनायास थोड़ी है कि आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना पैसा खर्च करती है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए सबसे ज्यादा जो पेमेंट करती है गूगल को, मेटा को या एक्स को, वो सबसे ज्यादा अगर पॉलिटिकल पार्टियों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाकायदा यूनिट्स हैं जो व्हाट्सएप मैसेजेस चलाते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर क्रिएट हो गया, खड़ा हो गया है। तो अब राजनाथ सिंह ने जो कहा और ओंकारेश्वर भाई जो बात कह रहे थे कि विद्वान और विद्वता की बात, मुझे तो लगता है जिस तरह से नाम बदल रहे हैं ना, जब शहरों के, कस्बों के, जगहों के, अब तो बिल्डिंगों के, अब ये आएंगे दूसरे स्थिति पे, और मूर्खता का नाम बुद्धि और बुद्धि का नाम मूर्खता रखेंगे। तो नाम बदलने का क्रम यहां तक चलेगा। सरदार पटेल को हमेशा नेहरू जी के बरक्स खड़ा करते रहना अनायास नहीं है, क्योंकि ठीक है कई मामलों में सरदार पटेल की छवि दूसरी है, लेकिन सरदार पटेल का टाइम स्पैन था कितना इंडिपेंडेंट इंडिया में, लेकिन हर चीज पटेल पे। नेहरू को जहां काटना है तो आपको जैसे खड़ा करना पड़ता है ना, अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको खड़ा करना पड़ेगा। अब अपने पास तो कोई है नहीं। आज सुबह बहुत मजेदार बात हुई, हमारे घर में बैठ के कुछ दोस्त चाय पी रहे थे, तो फिर ये हुआ कि ये पटेल की बात क्यों करते हैं, और अब राजेंद्र प्रसाद जी का स्टैचू लगा रहे हैं। हमने कहा भाई इनके पास कोई है नहीं, ये उधार के सिंदूर पे अपना सुहाग बनाते हैं। तो आपके पास कोई रिकॉर्ड है नहीं, कोई ऐसा ऑथेंटिक है नहीं, आप बोल के आगे बढ़ जा रहे हैं, और कुछ लोग उसको ले लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, वही लोग आपके टारगेट हैं, क्योंकि वो फिर बैठेंगे दोस्तों के बीच में, शादियों के बीच में, और अपने पद, अपने कद, अपने उसका फायदा उठाते हुए उसको स्टेब्लिश करेंगे, तो चार और लोग सुनेंगे। तो जो जो ह्यूमर जी है, नॉम चोम्स्की को बहुत अच्छा डिजाइन किया उन्होंने, कैसे ये ट्रेवल करती है। राजनाथ सिंह भी एक पार्ट है, एक स्वयंसेवक है, स्वयंसेवक संघ के घोषित स्वयंसेवक है। सो वो इस ड्यूटी से बरी कैसे है। हम उम्मीद करते हैं कि राजनाथ सिंह को बतौर रक्षा मंत्री इस बात के ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि मेक इन इंडिया इन डिफेंस में 6 सालों में 3.5 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स थे वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाए ग्राउंड पे। क्यों? हमारे डिफेंस फोर्सेस को क्यों कमी है? हमारे जनरल्स बार बार कह दे रहे हैं, इशारों में कह दे रहे हैं कि हम तैयार नहीं हैं। आप वो काम नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे आपको जवाब देना है। सवाल उठा देना, खंडहर में एक घास था, घास के पीछे एक ईंटा था, अब जाके ढूंढो। तो ये हरकतें जो हैं ये गंभीर राजनीति तो कतई नहीं है, लेकिन हाँ लोग उलझते हैं। लोगों को उलझाने की बहुत ये अच्छी रणनीति इनके पास है। बिल्कुल, और वो साफ तौर पर दिख भी रहा है कि जब तक मुद्दों से भटकाया नहीं जाएगा और इस तरह से हेडलाइंस मैनेजमेंट, हेडलाइंस डाइवर्जन्स नहीं किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है फिर तमाम जो टॉपिक्स हैं जिन पर डिस्कशंस होंगे, मीडिया में जो बात होगी, उनको एक तरह की ब्रीफिंग जो है वो दे दी जाती है और उसी सब पर सब फिर बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो असल सवाल हैं, जो असल मुद्दे हैं, उनसे भटकाव के लिए सब कुछ किया जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आकर कहें कि ड्रामा ना किया जाए और तमाम जरूरी सवाल जो विपक्ष उठाता है उसको ड्रामा कहकर बंद कर दिया जाए, राजनाथ सिंह का ये बयान और इसके अलावा भी जो लगातार संचार सारथी से लेकर तमाम चीजें जो की जा रही हैं, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि कैसे सरकार पूरी तरीके से
हर एक चीज को कंट्रोल करके इसको ऑटोक्रेसी में बदलना चाहती है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत संक्षेप में लास्ट कमेंट ओंकार ऋषि जी आपका, क्या ये जो सवाल यही उठ रहा है, क्या लोकतंत्र से ऑटोक्रेसी की तरफ जाता हुआ ये पूरा देश नजर आ रहा है? क्योंकि आप ये देखिए कि एक एक करके जो चीजें हो रही हैं वो इसकी तरफ इशारा तो करती ही हैं, या मैं यहाँ इशारा लफ्ज का इस्तेमाल थोड़ा संभल कर शायद कर रही हूं, लेकिन सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ये सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सनातन धर्म की रक्षा की यात्रा या प्रोग्राम जो हो रहा है, दिल्ली में जगह जगह पोस्टर्स लग रहे हैं, वहां उनके दिल्ली सरकार के मिनिस्टर और इसके अलावा केंद्र में जो मिनिस्टर्स हैं उनके बाकायदा तौर पर उनके पोस्टर्स हैं। मोदी जी ये बार बार बताते हैं कि वो कितने बड़े हिंदू हैं। तो ये जो ढकोसला, ये ढोंग है, ये किस लिए किया जा रहा है फिर? ये ढोंग इसलिए कि हमारे पास अब सफलताएं गिनाने के या आइडियाज रह नहीं गए हैं। जो जो काम हम कहते हैं उसको कर नहीं पा रहे हैं और हमने सिर्फ स्लोगनरिज्म किया है अभी तक। वो आदर्श ग्राम बना रहे थे सांसदों का, वो कहाँ है भाई? 11 साल हो गए। 100 स्मार्ट सिटी बना रहे थे, वो कहाँ है? आप बुलेट ट्रेन 5 साल पहले ला रहे थे। ये बुलेट ट्रेन का लेट होना कितना बड़ा नुकसान है मालूम है? उसने 81,000 करोड़ का जापान ने लोन दिया, अब उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो ये देश के ऊपर आर्थिक बोझ नया आएगा ना। आप शुरुआती दौर में 100 परियोजनाओं के एकदम मॉनिटरिंग की बात कर रहे थे, अब वो परियोजनाएं कहाँ हैं और कहाँ चल रही हैं? बिहार में तो हमने देख लिया। तो जो आपके आर्थिक मुद्दे हैं उस पे आप कहीं ना कहीं डिरेल होते जा रहे हैं, खुद आपने उसका नुकसान किया है और अब आप उसको समान रुपया 90 के स्तर पे आके गिरा है। आप तो कहते थे रुपया गिरता है तो मान गिरता है देश का, तो अब मान बढ़ गया क्या उससे? इसी तरह के और तमाम विषय हैं। तो इस विषय पे जवाब नहीं बन पा रहा है तो कुछ का कुछ उठाइए, लेकिन ये जान लीजिए कि इस देश में जो धर्म है ना वो सभी के दिलों में है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल जो वामपंथ के शासन में रहा है वो दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा वही मनाता था, आज भी मनाता है। अगर तृणमूल कांग्रेस आ गई तो नहीं मनाएगा? मनाएगा। कल को आपकी सरकार आएगी तो आप पहली बार करो उसका राष्ट्रीय प्रसारण गोदी मीडिया से करेंगे और कहेंगे देखिए कलकत्ता में हम दुर्गा पूजा मना रहे हैं। गजब बात है। आज जाइए, आज ही मन रहा है वहां पे। तो जो कुछ इससे हो क्या रहा है, इससे पढ़ क्या रहे हैं? आपके जेएनयू के वाइस चांसलर बैठ के वहां से ज्ञान देते हैं कि रामानुजम पर लेख पढ़िए। रामानुजम बहुत बढ़िया है भाई, हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं और वो हैं वो पढ़ें। लेकिन क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, नैनो टेक्नोलॉजी पे, डाटा साइंस पे, एनवायरमेंट पे हम कोई प्रोडक्टिव यूनिवर्सिटी, कोई और चीज बना पा रहे हैं जिसको लेके दुनिया आगे बढ़ रही है, जिसके लिए हम डिपेंडेंट हैं दूसरे पे? अपना एक फेसबुक तक तो बना नहीं पाए हैं। एक गूगल बनाना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक कुछ बना लीजिए, अपना कुछ अपना करके दिखाइए कि आप चाहते हैं कि लोग, भाई भारत विश्व गुरु पहले था, आप नहीं बना रहे हैं। हमारे वैदिक ज्ञान पहले से थे, लेकिन हमारे गणित के ज्ञान को वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनडीपी सब खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका डाटा सी ग्रेड का है। अरे गजब, हमारा डाटा सी ग्रेड का है, भारत का डाटा सी ग्रेड का है। जिसने दुनिया को शून्य दिया, हमने दशमलव दिया, बीजगणित सिखाया, तमाम चीजें की। मैथमेटिक्स में कितना योगदान भारत का है। हमारे हनुमान चालीसा में तो यहां से सूर्य की दूरी भी नापी गई है। तो ज्ञान पहले था, अब इसको ज्ञान को घालमेल करके आप इसको बेकार कर रहे हैं। विश्व गुरु बनाने के लिए जो है ना सर्टेन पैमाने होते हैं। आपके देश में कितना पेटेंट हो रहा है, आपके देश में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है, आप बाकी सारी चीजों में कितने आगे, कॉपीराइट्स में आप वर्ल्ड में कितने हैं, आप उससे आगे बढ़ेंगे। दुनिया के तमाम मुल्कों में, हर मुल्क में अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने तरीके हैं और सब अपने अपने सर्व विश्व गुरु हैं। कोई क्लेम तो करता नहीं, हम अपना डंका खुद ही पीटे जा रहे हैं और खुद ही अपने आप को वो किए जा रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। लोग समझ रहे हैं, आम आदमी भी आजकल समझने लगा है। एक यूट्यूबर भी इस पे मजाक उड़ा रहा है और वो देख रहा है, और फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि शायद इसी पे वोट मिल जाएगा।
वोट के लिए तो मशीन आपने ले ही ली है, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा करिए कि इस वोट की मशीन को